जी। बादल को घिरते देखा है कविता है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। तो पंक्तियां हैं, पहला पद्य है इस कविता का। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों में मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां जिस प्रकार बर्फ से ढकी होती है, उन बर्फ से ढकी एकदम सफ़ेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता को कवि ने बहुत अच्छे से इसको रचना करके बताया है। हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फ के कारण कैसे सफ़ेद हो जाती है और धूप के कारण उज्जवल दिखाई देती है। जैसे ही जैसे सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं और पड़ने के कारण वो धवल होने के कारण वो कितना उज्जवल हो जाता है। मतलब सफ़ेद बर्फ है, सूर्य की किरणें उन पे पड़ रही है और बर्फ से आर पार जो किरणें हैं वो चारों तरफ बिखर रही है। तो किस तरह का पूरा वातावरण है। उन पवित्र चोटियों पे घिरे हुए बादल जो है बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और छोटी छोटी ओस की बूंदों के समान दिखाई दे रहे हैं। मान सरोवर जो है, जैसे कि आप जानते हो, पवित्र स्थल है। अब वो एक जो है तालाब सा है। तो मान सरोवर है, नीला पानी, नीला आकाश, आसपास कोई रहवासी नहीं, कोई सीमेंट के जंगल नहीं। आप देखिए वहाँ पूरी प्रकृति की रम्यता है और वो मान सरोवर पर जब वो किरणें गिरती है तो बहुत सुनहरे रंग के वहाँ जो कमल उगरे उस सरोवर में, तो वो सुनहरे रंग की हो जाती है वो किरणें और वो जो मान सरोवर है पूरा सुनहरा रंग का दिखता है। और वहाँ जो कमल लगे हुए हैं उन कमलों पर उसकी जब आभा जाती है तो वो बहुत सुंदर प्यारी लगती है और वो कमल, सुनहरे कमल अधिक और मनोहर दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है कि उसने वहाँ पर सौंदर्य का जी भर के पान किया है। ये पूरा पद्य में इसका व्याख्या है। दूसरा पद्य है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर कर पावस उमस में आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कविता वही है नागार्जुन की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश जो है, जहाँ बादल के घिरने पर वहाँ की जो झीलें हैं उसमें जो तैर रहे हंस हैं उनके सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया है। और इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची सुंदर सुंदर चोटियाँ हैं, उनके मध्य कई सारी छोटी बड़ी स्वच्छ झीलें, क्योंकि जो पानी आता है वहाँ ठहर जाता होगा, तो छोटी बड़ी कई स्वच्छ झीलें हैं। और उन झीलों पर बहने वाला जो जल है वो कैसा है, एकदम पवित्र है और कैसा है, नीला है। एकदम पवित्र है और एकदम नीला है। तो पर्वतीय प्रदेश में किस तरह इन पंक्तियों में कहा गया है कि हिमालय की जो छोटी बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उनमें बीच बीच में बहुत सारी झीलें बनी हुई हैं और झीलों पे जो इकट्ठा हुआ एकत्र हुआ जो जल है वो कैसा है, बहुत पवित्र है, बहुत नीला है, बहुत सुंदर है। और उस निर्मल जल में जब पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से दुखी हंस तैरते हैं, है ना, गर्मी में खूब गर्मी रहती है तो बेचारे गर्मी जब सहन नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, उस निर्मल जल में तैरते हैं और हंसते हुए दुखी हंस कैसे हो जाते हैं, जो घुटन से दुखी हंस है वो हंसते हुए तैरते दिखाई देते हैं। और ये जो हंस है वो समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की झीलों में जो उगे हुए कमलों के खट्टे मीठे तंतु है उनका स्वाद लेने की इच्छा से आते हैं। ठीक है। अब तीसरा इसका पद है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुड़की मृदु किरण ने थी, अगल बगल स्वर्णाभि शिखर थे, एक दूसरे से विहरित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित उस बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीर शैवालों पर हरी दरी पर
प्रलय कलह कलह छृते देखा है, बादल को घिरते देखा। तो यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कवि, कह रहा है कि वसंत की ऋतु है और प्रभात की सुंदर बेला है और वायु कैसी चल रही है, बहुत धीमी धीमी गति से मंद मंद चल रही है और उगते हुए सूरज की मीठी मीठी किरणें धरती पे प्रकाश दे रही है और सूर्य जो है, सूर्य की जो कोमल किरणें हैं वो अगल बगल की चोटियों पे पड़ रही है। और कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहरे वातावरण में उन्हें क्या दिखाई देता है, उन्होंने एक चकवा और चकवी वो जोड़े को प्रेम की किलोरे करते हुए देखा है, जो उनको किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक मान्यता है कि उनको ऐसा शाम मिला है कि रात को जो चकवा और चकवी है वो प्रेमी जोड़े कैसे होते हैं, नहीं मिल पाते। तो यहाँ जो है उनको किलोरे करते हुए वो दिन में देख रहा है, क्योंकि परस्पर ना मिलने का उनको शाप मिला हुआ है, इसलिए मजबूरन अलग अलग रहकर उनको रातें बितानी पड़ती है। जैसे ही सुबह होती है उनकी वियोग भरी जो पुकार है वो समाप्त हो जाती, क्योंकि रात में चीखते हैं चकवा चकवी और विरह से चीखते हैं, और जब वो सुबह मिलते हैं, उनका मिलन होता है, तो ऐसा लगता है कि मानो वे जोर जोर से बोलकर रात भर एक दूसरे से न मिलने का एक दूसरे को उल्हाना दे लो। ठीक है, अब चौथा वाला हम इसका पद देख लेते हैं। शत सहस्त्र फूट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो वही कविता ली है नागार्जुन की, बादल को घिरते देखा है। बर्फ से ढकी घाटियों से सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पे कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा। वह मृग अपनी नाभि से आती हुई जो नशीली सुगंध है उसके पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। जैसे आपको मालूम है कि जो कस्तूरी होती है वह उन मृग की खुद की नाभि में होती है, मतलब हजारों में एक ऐसा हिरण होता है, ऐसा मृग होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु उस समय क्या ऐसा मृग उन्होंने देखा जिसकी कस्तूरी में नाभि है और उसकी सुगंध से वो विहल है, वो परेशान है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है, और ऐसा भ्रम उसको था कि ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। तब भागने और सुगंध न मिलने के कारण वो स्वयं पे चिढ़ रहा है और परेशान हो रहा है, और उसका वह अपने आप पे चिढ़ना ही इतना सुंदर, इतना मनोरम है, क्योंकि वो छलांगे भर रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है। तो कभी जब इनको देखता है तो कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते बादलों के नीचे ये देखा गया जो दृश्य है वो कितना आकर्षक लगता है। ठीक है, तो एक आखिरी इसका जो पद्य है वो कर लेते हैं हम। खूब अच्छा बड़ा पद्य है ये, इसको हम अगले